हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से कैरियर टीवी पर हार्दिक स्वागत है। संविधान की सीरीज में हमारा पिछला वीडियो था मूल अधिकार। मूल अधिकार का अभी हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने अनुच्छेद 12 तक पढ़ लिया था। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा कि हमें किससे मूल अधिकार प्राप्त होंगे, मूल अधिकार के द्वारा हमारी किससे रक्षा होगी। तो राज्य के द्वारा हमें मूल अधिकार प्राप्त होंगे, राज्य के द्वारा मूल अधिकारों से हमारी रक्षा होगी। तो राज्य की परिभाषा हमने अनुच्छेद 12 के तहत पिछले वाले वीडियो में पढ़ ली थी कि राज्य के तहत क्या क्या शामिल है, जैसे संसद, केंद्र की कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्य की कार्यपालिका, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, या वे संस्थाएं जो सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से चल रही हैं, या वे संस्थाएं जो सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं, जैसे LIC, BSNL, विश्वविद्यालय। सर्वोच्च न्यायालय को राज्य का दर्जा तब मिलता है जब वह अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय जब निर्णय सुनाता है तब वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता। जैसे निजी विश्वविद्यालय, इन्हें राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया। BCCI, इन्हें राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया। NCERT, इसे राज्य की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो पिछले वीडियो में हमने विस्तार से पढ़ा था कि राज्य, अनुच्छेद 12। आज हमारा टॉपिक है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है भाई? न्यायिक पुनरावलोकन के तहत संसद या विधानमंडल अर्थात राज्य यदि कोई ऐसी विधि बनाती है जो मूल अधिकारों को शून्य करती है या मूल अधिकारों को प्रभावित करती है, तो वह विधि प्रभावी नहीं होगी। यानी मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाली विधियां, मूल अधिकारों को शून्य करने वाली विधियां शून्य हो जाएंगी। अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन। मूल अधिकारों मूल अधिकारों को मूल अधिकारों को कम मूल अधिकारों को कम या मूल अधिकारों के असंगत मूल अधिकारों के असंगत मूल अधिकारों के असंगत मूल अधिकारों के असंगत विधियां मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य मूल अधिकारों के असंगत विधियां शून्य होंगी। यदि राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई गई जिससे व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, व्यक्ति के मूल अधिकार कम होते हैं, तो न्यायालय द्वारा उस विधि को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, या उस विधि के उन प्रावधानों को शून्य घोषित कर दिया जाएगा जो प्रावधान मूल अधिकारों के असंगत हैं। यह भूतलक्षी नहीं है। यह भूतलक्षी नहीं है। यह भूतलक्षी नहीं है। इसका अर्थ है कि जो विधियां संविधान लागू होने से पहले बनी है, क्या यह अनुच्छेद 13 उन विधियों पर भी लागू है? तो 26 जनवरी 1950 के बाद 1950 के बाद जो विधियां बनी हैं, बनने वाली विधियां बनने वाली विधियां बनने वाली बनने वाली विधियां या 26 जनवरी के पूर्व विधियां पूर्व विधियां 26 जनवरी 1950 के पूर्व विधियां।
तो नई विधियां भी जो मूल अधिकारों के असंगत हैं होंगी, वह विधियां भी शून्य होंगी। जो विधियां मूल अधिकारों के असंगत हैं, संविधान लागू होने से पहले ही विधियां बन चुकी हैं, जो कानून संविधान लागू होने से पूर्व बन चुके हैं, वह भी कानून उस हद तक शून्य माने जाएंगे, उन प्रावधानों को शून्य माना जाएगा जो प्रावधान मूल अधिकारों का हनन करते हैं या मूल अधिकारों को कम करते हैं। परंतु जो कार्रवाई हो चुकी है भूतलक्षी नहीं है, इसका मतलब कि जो कार्रवाई हो चुकी है, जो मूलाधिकार तब नहीं मिले थे या मूलाधिकार शून्य परिवर्तित हो चुके हैं, तो पहले की कार्रवाई को गलत नहीं ठहराया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई प्रावधान है, ये कोई कानून है, ये कानून पहले संविधान के पहले मूल अधिकारों के असंगत था, तो मूल अधिकारों के असंगत जो कार्रवाई वहां पर हुई, उस कार्रवाई को गलत ठहराया नहीं जाएगा। अब संविधान के आगे ये कार्रवाई अब नहीं होगी। अगला पॉइंट लिख लीजिए, भूतलक्षी नहीं है, 26 जनवरी 1950 से लागू। विधि का मतलब यहां पर क्या क्या है कि विधि के तहत कौन कौन है। विधि क्या है? विधि संसद या केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, केंद्रीय कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल व राज्य की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, राज्य की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, राज्य की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून, राज्य की कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानून। अध्यादेश राज्यपाल या राष्ट्रपति के अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश, राज्यपाल या राष्ट्रपति के अध्यादेश, कोई प्रथा या रीति जिसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो, या स्थानीय अधिकारी द्वारा बनाए गए कानून, स्थानीय सक्षम अधिकारी के कानून, सक्षम अधिकारी के कानून। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि या विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि, राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, कोई प्रथा या रीति या स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया गया कानून, ये कानून अगर किसी भी तरीके से मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं, मूल अधिकारों को शून्य घोषित, मूल अधिकारों को कम करते हैं, तो यह कानून उस हद तक शून्य माने जाएंगे, उस हद तक यह कानून नहीं माने जाएंगे जिस हद तक यह मूल अधिकारों का हनन करते हैं या मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। पुनराविलोकन की अवधारणा, पुनराविलोकन
विलोकन की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। परंतु यदि कोई विधि जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की विधि है, उससे यदि कोई मूल अधिकार प्रभावित होते हैं परंतु मूल ढांचा प्रभावित नहीं होता, तो उस विधि को शून्य नहीं माना जाएगा। तो नोट में लिख लीजिए, परंतु अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधि, संविधान संशोधन विधि जो मूल ढांचा की अवधारणा कब सर्वोच्च न्यायालय ने दी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन जो मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करता है, मूल ढांचा को प्रभावित नहीं करता, उसे शून्य नहीं माना जाएगा। उसे शून्य नहीं माना जाएगा यदि वह मूल अधिकारों के असंगत हो। यदि वह मूल अधिकारों के असंगत हो। तो विधि के अंतर्गत सामान्य विधियां आती हैं, संविधान संशोधन विधियां जो हैं विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं। संविधान संशोधन विधि यदि मूल ढांचा को परिवर्तित करती है तभी संविधान संशोधन विधि जो है शून्य मानी जाएगी, वैसे संविधान संशोधन विधि शून्य नहीं मानी जाएगी। मूल अधिकारों की संख्या, तो अनुच्छेद 12 में हो गया राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, संसद द्वारा, विधानमंडल द्वारा या ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के द्वारा, स्थानीय अधिकारी के द्वारा, राज्यपाल या राष्ट्रपति से जारी अध्यादेश, कोई प्रथा या रीति अनुच्छेद 13 के तहत शून्य माने जाएंगे यदि वह किसी भी तरीके से मूल अधिकारों के असंगत हैं या मूल अधिकारों को कम करते हैं। वह उस हद तक पूरा कानून भी शून्य हो सकता है या कानून के कुछ प्रावधान शून्य हो सकते हैं जो प्रावधान मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। मूल अधिकारों की संख्या, तो अनुच्छेद, वैसे भाग 3 जो है मूल अधिकार, भाग 3 मूल अधिकार, इसका वर्णन तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, परंतु 12 में तो परिभाषा हो गई राज्य की, 13 में न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, न्यायिक पुनरावलोकन जो मूल अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद 14 से मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं। तो मूल अधिकारों की संख्या, मूल अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे, परंतु वर्तमान में मूल अधिकार है 6। वर्तमान में
वर्तमान में मूलाधिकार कितने हैं? 6। प्रारंभ में मूलाधिकार 7 थे, परंतु वर्तमान में मूलाधिकार 6 है। संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, ये जो मूलाधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। अब इसे अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 19(4) से हटा करके अनुच्छेद 300A में रखा गया है। तो प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने? 6। कौन सा मूल अधिकार हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था पहले? तो पहले किस अनुच्छेद में था? पहले था अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(4) में। 19(4) में हटाया कब गया? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। वर्तमान में कहां है? वर्तमान में अनुच्छेद 300A में वर्णित। कौन सी श्रेणी? तो इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो एक बार वर्तमान में 6 जो मूल अधिकार हैं, इन्हें एक बार लिख लेते हैं साथ में। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 18 से 22, अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष संविधान है। भारतीय शासन पंथ निरपेक्ष है। तो आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि किस वाद में भारतीय संविधान को या भारतीय प्रशासन को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया, या पंथ निरपेक्ष को किस वाद में मूल ढांचा घोषित किया गया। किस वाद में पंथ निरपेक्ष को मूल ढांचा घोषित किया गया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता। अगला 5वां है 28, 29, 30 सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। और अनुच्छेद 6 जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसी के बीच में अनुच्छेद 31 था, संपत्ति का अधिकार, जिसे अब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि हमें एक मूल अधिकार दिया गया है कि हमें मूल अधिकार मिले। मूल अधिकारों को प्राप्त करना ही हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकारों को प्राप्त करना भी हमारा मूल अधिकार है। इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब हमें मूल अधिकार कौन प्रदान कराएगा? तो अनुच्छेद 32 के तहत कौन? सर्वोच्च न्यायालय। तो नंबर 1 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, ये डाल लीजिए हेडिंग समानता का अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद से कहां तक वर्णन है इसका? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। तो समानता के अधिकार में नंबर 1 है अनुच्छेद 14। नंबर 1 है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता एवं विधियों में समान संरक्षण, एवं विधियों में समान संरक्षण, एवं विधियों में समान संरक्षण, विधियों में समान संरक्षण, विधियों में समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता एवं विधियों में समान संरक्षण का अधिकार। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता एवं विधियों में समान संरक्षण, यहां पर दो अधिकार है। विधि के समक्ष समता का अर्थ है, इसका अर्थ है नंबर 1 है कि विधि के तहत सभी समान, यानी कानून के तहत सभी समान है। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सभी समान, विधि के समक्ष सभी समान, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं। विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटेन से ग्रहण की गई। यह अवधारणा, विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहां से ग्रहण की गई? यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। अनुच्छेद 14 जो है यह भारतीय नागरिक, नागरिक, गैर नागरिक, गैर नागरिक, गैर नागरिक, किसी कानूनी व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति जैसे, जैसे कोई कंपनी, जैसे कंपनी है या निगम है, कंपनी, निगम आदि, कंपनी, निगम आदि। तो यह जो अनुच्छेद 14 कहते हैं, जो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, यह भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है, विदेशी जो भारत में है उनको भी यह अधिकार प्राप्त है। आगे विधियों में समान संरक्षण।
विधियों में समान संरक्षण, विधियों में समान संरक्षण, ये इधर विधियों में समान संरक्षण। तो विधियों में समान संरक्षण का अर्थ है, विधियों में समान संरक्षण, इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में जो व्यक्ति हैं, समान समान परिस्थितियों, समान समान परिस्थितियों में, समान परिस्थितियों में विधि, समान परिस्थितियों में समान विधि, समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान विधि, समान परिस्थितियों में समान विधि, कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्ति क्या हैं, समान हैं। या समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान विधि या समान व्यवहार, समान व्यवहार, समान व्यवहार। यह जो अवधारणा है ये कहां से अपनाई गई है, तो ये अमेरिका से अवधारणा अपनाई गई है। यह अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की गई है, यह अवधारणा अमेरिका से ग्रहण की गई है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा है समान परिस्थितियों में समान विधि या समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें किसी व्यक्ति को विशेष व्यवहार किया जाता है। जैसे यूएनओ के जो सदस्य होंगे वह जब विदेश में आएंगे तो उन्हें विशेषाधिकार दिया जाएगा। अब देखिए विदेशी व्यक्ति भारत में आया, एक दूसरा विदेशी व्यक्ति भारत में आया, परंतु वो जो है यूएनओ का सदस्य है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। अब ये नहीं होगा कि दोनों विदेशी हैं दोनों के साथ समान व्यवहार, तो कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें अन्य के साथ व्यवहार अलग किया जाएगा। अभी किसी अन्य देश का राजदूत भारत में आए, उसी देश का विदेशी भारत में आए तो दोनों के साथ अलग व्यवहार किया जाएगा। राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के राज्यपाल, उन्हें उनके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा क्योंकि उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। जैसे उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में दंडिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती, उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो पद के रूप में जो कार्य किए गए हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति के हैसियत से जो काम किए गए हैं, उनके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं हो सकती, किसी भी न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए किसी भी न्यायालय में यदि सिविल प्रक्रिया या सिविल मुकदमा चलाया जाएगा तो 2 महीने पूर्व नोटिस दिया जाएगा, उसे उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो राज्यपाल राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ कुछ अलग व्यवहार किया जा सकता है। जैसे संसद में या विधानमंडल में जो कार्रवाई हुई वह कार्रवाई स्पष्ट वही कार्रवाई नहीं दिखाई जा सकती। किसी सदस्य ने, विधानसभा का सदस्य हो या संसद का सदस्य हो, उसने अपनी समिति में क्या कहा, समिति में क्या निर्णय लिया गया, उसके बारे में बाहर बात नहीं स्पष्ट की जा सकती, नहीं बताया जा सकता। तो कुछ लोगों को हम विशेष परिस्थितियों में कुछ अलग व्यवहार किया जा सकता है। तो विशेष परिस्थितियों में छूट, यहां पे लिख लीजिए अगला पॉइंट कि विशेष परिस्थितियों में छूट, विशेष परिस्थितियों में छूट। विशेष परिस्थितियों में छूट, विशेष परिस्थितियों में छूट, विशेष परिस्थितियों में छूट, विशेष परिस्थितियों में छूट। अगला अनुच्छेद
अगला है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 विधि का शासन, विधि का शासन। विधि का शासन जो है मूल ढांचा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा घोषित किया जा चुका है। विधि का शासन मूल ढांचा, मूल ढांचा घोषित, मूल ढांचा घोषित। किस वाद में? मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल, मिनर्वा मिल केस में। अब देखिए कि एक सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका पहुंची कि कोई एक व्यक्ति क्या एक समुदाय का नेतृत्व कर सकता है? क्या किसी एक व्यक्ति को हम एक समुदाय मान सकते हैं? जैसे किसी एक व्यक्ति ने अपनी समस्या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रकट की, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय ये समझेगा कि ये इस समुदाय की है ये समस्या है? तो अगला लिख लीजिए, चिरंजीव बनाम भारत संघ, चिरंजीव बनाम, चिरंजीव बनाम भारत संघ, चिरंजीव बनाम भारत संघ में एक व्यक्ति, एक व्यक्ति को एक वर्ग मान सकते हैं, एक व्यक्ति को एक वर्ग मान सकते हैं, एक वर्ग मान सकते हैं, एक व्यक्ति को एक वर्ग मान सकते हैं। अगला नोट लिख लीजिए कि अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 14 का अपवाद है, अनुच्छेद 14 का अपवाद, अपवाद है। अब अनुच्छेद 31C अनुच्छेद 14 का अपवाद क्यों है, तो इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे नीति निर्देशक तत्वों में, क्योंकि अनुच्छेद जो सी है यह एक नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 39 खा, अनुच्छेद 39 गा को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 का हनन या अनुच्छेद 14 को शून्य किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।